Hello everyone, this is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to continue synthesis topic. Combination of two sentences into one sentence without using and but so. इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो या तो वो कंपाउंड होता है, या तो वो सिंपल होता है, या वो कॉम्प्लेक्स होता है। 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस कब बनता है, इस पर मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने आपको 6 मेथड्स बताए थे कि 2 सेंटेंसेस को बिना कंजंक्शन के जब कंबाइन किया जाता है तो वो एक सिंपल सेंटेंस बनता है। 6 तरीके होते हैं उसमें, और सारे 6 मेथड्स मैंने बहुत ल्यूसिडली एक्सप्लेनेशन दिया था विद एग्जांपल्स। देन पार्ट 2 में मैंने इन 6 मेथड्स में से 2 मेथड्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। 40 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसमें मैंने सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल्स के जरिए और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के जरिए कंबाइन करना सिखाया था। तो इस वीडियो में मैं अगेन 2 मेथड्स को डिस्कस करूंगी। पहला है नाउन्स और फ्रेजेस इन एपोजिशन, दूसरा है प्रेपोजिशंस विद नाउन्स और जेरेंट्स। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाली है वीडियो, ठीक है। क्योंकि सारा बेस आपका पार्ट 1 में है, देन पार्ट 2 पार्ट 1 से रिलेटेड है, देन पार्ट 3 पार्ट 2 से रिलेटेड है। तो एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखिएगा। सिंथेसिस को समझने के लिए डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को स्विच कर रहे हो तो दैट्स not suitable. You go to the part 1, then part 2, then come to this video. Now without wasting time, let's get started. तो चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है। तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था अगर किसी 2 सेंटेंसेस में जो सेट ऑफ सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान है या कोई एक चीज़ है, उसकी 2 क्वालिटीज़ ही बताई जा रही हैं या उसके 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर ऐसा है सेंटेंस में, उस जगह ये वाला मेथड अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, इट इज़ द फाइनेस्ट मसोलियम इन द वर्ल्ड। तो ताजमहल के बारे में 2 चीज़ें बताई गई हैं कि एक ये कि वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, दूसरा ये कि इट इज़ द फाइनेस्ट मसोलियम इन द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस चीज़ के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं वो चीज़ आप पहले लिखोगे। जैसे कि द ताजमहल, तो आपने द ताजमहल लिखा, फिर आप कॉमा लगाओगे, फिर आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेकेंडली इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लिखोगे, जो कि है द फर्स्ट मसोलियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन आप अगेन कॉमा लगाओगे, उसके बाद वर्ब वाला जो पार्ट है वॉज बिल्ट बाई शाहजहां वो आप लिखोगे, राइट। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था, सुरेश इज अ गुड बैट्समैन, ही मेड 100 रन्स यस्टरडे। तो सुरेश के बारे में देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं, एक ये कि वो गुड बैट्समैन है, दूसरा ये कि उसने कल 100 रन बनाए थे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में बात की है पहले वो लिखेंगे सुरेश, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि अ गुड बैट्समैन, मेन क्या है मेड 100 रन यस्टरडे। तो ऐसे ही हम करेंगे, सुरेश के बाद कॉमा लगाएंगे, अ गुड बैट्समैन लिखेंगे, कॉमा अगेन लगाएंगे, देन जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है मेड 100 रन यस्टरडे वो लिख देंगे। तो मैंने एक क्विक रिवीजन दिया है, इसी चीज़ को मैंने डिटेल में बहुत आहिस्ता आहिस्ता पार्ट 1 में समझाया है आपको। तो फिर से बोल रही हूँ, जो नए हैं प्लीज़ पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन उन्हीं लोगों के लिए था जो पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें दे रखा है कि नाउन्स इन एपोजिशन या फ्रेजेस इन एपोजिशन का आपको यूज करना है दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। अभी अभी मैंने आपको बताया ये कब अप्लाई होता है ये वाला मेथड, जब कभी किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन या 2 क्वालिटीज उसकी दी गई होती हैं, तो उन 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं फ्रेज इन एपोजिशन या फिर नाउन्स इन एपोजिशन। और कैसे बनाते हैं आप ये देखिए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या किस इंसान के बारे में बात हो रही है, पहले आप वो लिखिए, उसके बाद कॉमा लगाइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखिए, राइट, और उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखिए। तो इस तरीके से हम नाउन्स इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, देयर गोज माई ब्रदर ही इज कॉल्ड सोहराब। तो इत्तेफाक की बात है कि इस सेट ऑफ सेंटेंस में आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक ये कि देयर गोज माई ब्रदर एंड ब्रदर इज हु, ब्रदर इज कॉल्ड सोहराब, राइट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर गोज माई ब्रदर कॉमा सोहराब, राइट। तो सोहराब किसके लिए यूज हुआ है, माई ब्रदर के लिए। तो कभी कभी आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि 2 चीज़ें नहीं दी गई हैं, एक ही चीज़ दी गई है, तो बस आप क्या करोगे, कॉमा, एक कॉमा का यूज करोगे और वो चीज़ लिख दोगे। तो आंसर हो जाएगा देयर गोज माई ब्रदर सोहराब। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सिमिलर, द काउ प्रोवाइड्स मिल्क, मिल्क इज अ वैल्यूएबल फूड।
सो द काउ प्रोवाइड्स मिल्क कॉमा अ वैल्यूएबल फूड। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल क्वालिटी, सिंगल ट्रेड दे रखा होता है, तो फिर आप बस एक ही कॉमा का यूज करोगे। आप ये देखोगे कि आपको सेकंड सेंटेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो पहले सेंटेंस के किस चीज के लिए दी जा रही है। तो फर्स्ट सेंटेंस में सोहराब किसके लिए आ रहा था? माई ब्रदर के लिए। तो आपने माई ब्रदर के बाद कॉमा लगाया, सोहराब लिख दिया, देयर गोज माई ब्रदर सोहराब, राइट। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में मिल्क इज अवेलेबल फूड किसके लिए बोला जा रहा है? मिल्की के लिए। तो आप कैसे बनाओगे? द काउ प्रोवाइड्स मिल्क अ वैल्यूएबल फूड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आ गई दो चीजें। मिस्टर पंडित वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे? मिस्टर पंडित अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर कॉमा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक कि ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दूसरा ही इज वेल नोन संस्कृत स्कॉलर। तो हमने क्या किया? मिस्टर पंडित के बारे में बोला जा रहा है तो पहले मिस्टर पंडित लिखा, कॉमा लगा के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पहले वो आएगा। A well-known Sanskrit scholar, comma, was elected president. The next sentence is coal is a very important mineral. It is hard, bright, black and brittle. तो ये भी बहुत ही सिमिलर है सेंटेंस नंबर थर्ड से। Coal, a very important mineral, is hard, bright, black and brittle. देखिए इन सेंटेंसेस में केवल कंफ्यूजन ये आ सकता है कि मैम पहले कॉमा के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन लिखे। तो आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो लिखनी है, एक्स्ट्रा वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। मेन इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में लेके आनी होती है कॉमा के बाद। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी सॉ द पिक्चर, इट इज वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो वी सॉ द पिक्चर कॉमा अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो सेंटेंस नंबर 5 में भी अगेन आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमने लिखा वी सॉ द पिक्चर कॉमा अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6 इज सिमिलर टू सेंटेंस नंबर 3। Geoffrey Chaucer, the first great English poet, comma, was born in 1340. Sentence number 7. Tagore's most famous work is the Gitanjali. It is a collection of short poems. So Tagore's most famous work is the Gitanjali, comma, a collection of short poems. आप इसको वैसे भी बना सकते हो, The Gitanjali, a collection of short poems, is Tagore's most famous work. Sentence number 8. His only son died before him. He was a lad of great promise. Lad कहते हैं बॉय को, ठीक है, तो बहुत इजी है। आप देख सकते हो his only son के बारे में दो चीज़ें दी गई हैं कि वो एक lad of great promise died before him। तो आप देख सकते हो कि मेन चीज़ क्या है? died before him, और एडिशनल चीज़ क्या है? a lad of great promise। तो बस कैसे बनाएंगे? his only son, comma, a lad of great promise, comma, died before him. The next sentence is his uncle was a millionaire. He sent him to England for his education. This is quite similar to sentence number 8, sentence number 6. His uncle, comma, a millionaire, comma, sent him to England for his education. Sentence number 10. The dog bit the man. He was a notorious burglar. Notorious कहते हैं bad, famous, और burglar कहते हैं घर में घुस के चोरी करने वाले को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही चीज दी गई है। अ नोटोरियस बर्गलर किसको बोला गया है? मैन को। तो बस द डॉग बिट द मैन, कॉमा, अ नोटोरियस बर्गलर। नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रूनो इज माई फेथफुल डॉग, आई लव हिम। तो आंसर हो जाएगा आई लव माई फेथफुल डॉग ब्रूनो, और माई फेथफुल डॉग के बाद आप कॉमा लगाएंगे, आई लव माई फेथफुल डॉग ब्रूनो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ईजी है, जवाहरलाल नेहरू, कॉमा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमा, डाइड इन 1964। अब बहुत सारे बच्चे इसको हु से बनाने लगते हैं। जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड, तो आपको ज़रूरत नहीं है हु लगाने की जब हमारे पास तरीका मौजूद है नाउन इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन का। तो मेक श्योर ये ध्यान रहे आपको कि अगर आप एग्जाम में दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हो तो प्रियोरिटी दोगे। अगर दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन सकते हैं, यानी आप बिना कंजंक्शन के उनको कंबाइन कर सकते हो, सो गिव प्रियोरिटी टू दैट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डी लेसेप्स मेड द सुएज कैनाल, दिस वाज अ ग्रेट वर्क, ही वाज अ फ्रेंच इंजीनियर। तो अब यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो अगेन आप कॉमा का यूज करेंगे, नथिंग एल्स, यू डोंट वरी। De Lesseps, a French engineer, comma, made the Suez Canal a great work, right? तो पहले आपने De Lesseps के बाद कॉमा लगा के उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, a French engineer, देन आपने मेन इन्फॉर्मेशन लिखी, made the Suez Canal। अब उस Suez Canal के बारे में भी
एक इन्फॉर्मेशन दी गई है इट इज़ अ ग्रेट वर्क, तो आपने उसको अगेन कॉमा लगा के लिख दिया अ ग्रेट वर्क। तो कहीं भी आपको विच हु करके कुछ भी कमाई नहीं करना है, यही कहलाता है नाउन इन एपोजिशन या फिर फ्रेज इन एपोजिशन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर पंडित लिव्स इन दस्तीपुर, ही इज द कलेक्टर, इट इज अ लार्ज टाउन। अगेन वी हैव 3 sentences, we will make similarly to 13. Mr. Pandit the collector lives in दस्तीपुर a large town। ठीक है, तो मिस्टर पंडित के बाद कॉमा लगाओगे, द कलेक्टर अगेन कॉमा, लिव्स इन दस्तीपुर, दस्तीपुर के बाद कॉमा अगेन और लार्ज टाउन। तो ये तो था प्रैक्टिस ऑफ नाउन्स और फ्रेजेस इन एपोजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन यूजिंग प्रीपोजिशंस विद नाउन्स और जेरंड्स। तो मैंने आपको बताया था जेरंड का मतलब होता है वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क्स एज अ नाउन। ठीक है, मोर डिटेल्स के लिए आप जेरंड की मेरी वीडियो देख लीजिएगा अलग से, मैंने पार्टिसिपल वर्सेस जेरंड पर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि कभी कभी दिए गए 2 सेंटेंसेस को बिना कंजंक्शन के हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक जेरंड का यूज करके, और वो जेरंड यूज करते हैं एक प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, जेरंड इज व्हाट वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क्स एज अ नाउन। ठीक है, या फिर आप जेरंड के साथ ऐसा कर सकते हो प्रीपोजिशन यूज करके, या फिर किसी नाउन के साथ भी प्रीपोजिशन ऐड करके आप सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हार्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, शी फेंटेड। ठीक, तो आप बनाओगे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, शी फेंटेड। तो हमने यूज किया है एक प्रीपोजिशन ऑन के बाद मैंने यूज किया है वर्ब आईएनजी फॉर्म हियरिंग, तो हियरिंग यहाँ पर कहला रहा है जेरंड। तो हमने क्या यूज किया है, प्रीपोजिशन विद अ जेरंड। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड अ प्रीपोजिशन विद अ जेरंड टू कंबाइन द 2 sentences विदाउट यूजिंग एनी कंजंक्शन। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, ही गेव देम हिज वैल्यूएबल एडवाइस, ही हेल्प देम विद मनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया है बिसाइड्स गिविंग देम his valuable advice, he helped them with money. So what I have used here, besides is a preposition, then I have used giving is a gerund. तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, preposition with a gerund to combine 2 sentences without using any conjunction। तो आपका आंसर हो जाएगा besides giving them his valuable advice, he helped them with money। एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ भी कॉमा का यूज करना है अगर प्रपोजिशन विद जेरंड आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आ रहे हो। ठीक है, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है तो फिर आपको कॉमा लगाना है कंपलसरी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस में कि जहां हम प्रपोजिशन विद जेरंड सेंटेंस के बीच में लगाते हैं या फिर सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। ये जो प्रपोजिशन विद जेरंड का आप यूज कर रहे हो वो अगर शुरुआत में करोगे तो कॉमा लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप लास्ट में कर रहे हो, बीच में कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो तो दैट्स डिफरेंट थिंग, वहां पे कॉमा लगाना कंपलसरी नहीं होता है। Now let's discuss the exercise based on this method. Combine each set of sentences into one simple sentence by using prepositions with nouns or gerunds. सबसे पहला सेंटेंस है he attended to his duties, he earned promotion। तो सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उसने ड्यूटीज निभाई और प्रमोशन कमाया। तो यानी कि प्रमोशन कैसे कमाया, ड्यूटीज निभाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा he earned promotion by attending to his duties। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बाय अटेंडिंग टू हिज ड्यूटीज ही अर्न्ड प्रमोशन। तो इन दैट केस आप कॉमा लगाओगे बाय अटेंडिंग टू हिज ड्यूटीज के बाद। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी वाई बाय प्रपोजिशन है और अटेंडिंग एक जेरंड है। इसको जेरंड क्यों कह रहे हैं, जेरंड क्या होता है मैंने आपको बताया था, इट इज अ नाउन राइट। जेरंड्स हमारे एक्शन को नहीं शो करते हैं, एक नाम को शो करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस सेंटेंस में मेन जो एक्शन हो रहा है वो अर्न करने का हो रहा है, मेन एक्शन अटेंड का नहीं हो रहा है। ये तो हम बता रहे हैं कि प्रमोशन कैसे कमाया, अटेंड करके, यानी ड्यूटीज को अटेंड करके। ठीक है, तो यही तो कहलाता है जेरंड, वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट डज नॉट शो एनी एक्शन बट इट शोज द नेम ऑफ समथिंग। ठीक, ही अर्न प्रमोशन बाय हार्ड वर्क, बाय सक्सेस, वॉट एवर विल बी देयर दैट विल वर्क एज अ नाउन और नॉट। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, नाउन ना लेकर एक वर्ब आईएनजी फॉर्म ले रहे हैं, इसी वजह से इसको जेरंड बोल रहे हैं। Moving to the next sentence, he must confess his fault, he may thus escape punishment। तो आंसर हो जाएगा he may escape punishment by confessing his fault। तो सेंटेंस नंबर 1 and 2 सिमिलर थे। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, he was ill last term, he was unable to attend school। आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा ill आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही है। अब जब वर्ब नहीं आ रही है तो फिर हम इन्हीं सेंटेंस में यूज करते हैं नाउन विद प्रपोजिशन, ना कि जेरंड विद प्रपोजिशन। जेरंड तो आपका तब आएगा ना जब आपको सेंटेंस में कोई वर्ब दी होगी, फिर आप उसमें आईएनजी लगाओगे। जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में अटेंड में लगाया अटेंडिंग,
सेकंड में कन्फेस में लगाया कन्फेसिंग, थर्ड में कुछ है क्या आपके पास, नहीं है ना, तो इस केस में ही हम यूज करते हैं नाउन विद द प्रपोजिशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस लास्ट टर्म कॉमा ही वॉज अनेबल टू अटेंड स्कूल। तो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए आपको कमांड होना चाहिए प्रपोजिशंस पर भी, बढ़िया कमांड होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, के वजह से, राइट। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, उस अपनी बीमारी की वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट दैट हैज नॉट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रिपीटिंग इट। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैंने उसकी गलती को माफ कर दिया और यही वजह है कि उसने गलती को रिपीट करना बंद नहीं किया। यानी सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि मेरा उसे माफ कर देना उसे रिपीट करने से रोक नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंबाइन करेंगे माई फॉरगिविंग हिम, यानी मेरा उसे माफ करना, माई फॉरगिविंग हिम हिज फॉल्ट हैज नॉट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रिपीटिंग इट। कभी कभी केवल जेरेंट्स की हेल्प से ही हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, हमें प्रेपोजिशन की नीड नहीं होती। जैसे यहाँ पे सेंस आ रहा है मेरा उसे माफ करना, तो यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने लिखा माई फॉरगिविंग हिम, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ओके इफ वी आर यूजिंग ओनली जेरेंट्स टू कंबाइन द सेंटेंस। The next sentence is the beagle sounded, the weary soldiers leapt to their feet. Leapt is the third form of leap, ठीक है। एंड बिगल होता है एक इंस्ट्रूमेंट, यानी बिगल बजा जिसकी वजह से जो थके हुए सोल्जर्स थे वो दोबारा से चलना स्टार्ट कर दिए। दिस इज द सेंटेंस। तो इस तरीके से हम बनाएंगे एट द साउंड ऑफ द बिगल द weary soldiers leapt to their feet। इस सेंटेंस में वी हैव यूज्ड preposition with noun, preposition add का यूज किया है, फिर एक नाउन लिया है द साउंड ऑफ द बिगल, राइट। तो इस तरीके से we have used preposition with noun in this sentence to combine. The next sentence is the word of command will be given, you will then fire. Same sentence है sentence number 5 की तरीके से at the word of command you will fire. At the word of command you will fire. Sentence number 7, he set traps every night, he cleared his house of rats. Traps कहते हैं जाल को, उसने हर रात जाल बिछाया जिसकी वजह से rats को उसने सफाया कर दिया, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस। तो कैसे उसने सफाया किया, बाय सेटिंग ट्रैप्स एवरी नाइट ही क्लियर्ड हिज हाउस ऑफ रैट्स। दिस विल बी योर आंसर। So be by we will use as a preposition, then setting as a gerund. By setting traps every night, comma, he cleared his house of rats. The next sentence is the judge gave his decision, the court listened silently. तो आंसर होगा the court listened silently to the decision given by the judge. So we have used here preposition with the noun. To is the preposition, the decision is a noun. The court listened silently to the decision given by the judge. The next sentence is he expects to obtain leave. He has already bought his steamer ticket. तो आंसर हो जाएगा in expectation of obtaining leave, comma, he has already bought his steamer ticket. In expectation of obtaining leave, he has already bought his steamer ticket. The next sentence is he has a good record. It is impossible to suspect such a man. तो आंसर हो जाएगा it is impossible to suspect a man with such a record. The next sentence is even a bird will defend its young ones. It then shows great courage. The meaning of the sentence is कि एक bird भी अपने बच्चों की रक्षा करता है, उसको डिफेंड करता है और यही ग्रेट करेज कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इवन अ बर्ड शोज ग्रेट करेज इन डिफेंडिंग इट्स यंग वंस। इवन अ बर्ड शोज ग्रेट करेज इन डिफेंडिंग इट्स यंग वंस। सो वी हैव यूज्ड इन डिफेंडिंग, दैट मीन्स preposition with a gerund form. Even का मतलब होता है also, ठीक है। The next sentence is there was a want of provisions. The garrison could hold out no longer. Provisions कहते हैं supply of food को, राशन को, और होल्ड आउट कहते हैं डटे रहना, सामना करना, और गैरिसन कहते हैं आर्मी के ग्रुप को। तो कहा जा रहा है कि जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्मी है, गैरिसन है, अब ये ज़्यादा डट नहीं सकती है बिना खाने के, यानी कि खाने की ज़रूरत अब है, सप्लाई ऑफ फूड की ज़रूरत है। तो आंसर हो जाएगा फॉर अ वांट ऑफ प्रोविजंस द गैरिसन कुड होल्ड आउट नो लॉन्गर। फॉर अ वांट ऑफ प्रोविजंस द गैरिसन कुड होल्ड आउट नो लॉन्गर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हेल्प्ड मी अदरवाइज आई शुड हैव बीन ड्राउन्ड। तुमने मेरी मदद की, नहीं तो मैं डूब जाता। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। द आंसर विल बी बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन ड्राउन्ड। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे बट का मीनिंग लेकिन नहीं है, बट का मीनिंग है विदाउट, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, बट फॉर योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प आई शुड हैव बीन ड्राउन, मैं डूब जाता। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरीके का आपको सेंटेंस मिलता कि तुमने मेरी मदद की नहीं तो ऐसा हो जाता, यानी तुम्हारी वजह से ही मैं सेव हो पाया, कभी भी ऐसा सेंस आएगा आपको तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे बट फॉर। बट फॉर का मीनिंग होता है विदाउट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव एग्जामिन्ड द स्टेटमेंट आई फाइंड मैनी एरर्स इन इट। तो आंसर हो जाएगा ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट आई फाइंड मैनी एरर्स इन इट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज फ्री फ्रॉम डिसीज एट लीस्ट ही अपीयर्स टू बी सो। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उसे कोई डिसीज नहीं है, कम से कम वो ये दिखा तो यही रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट अपीयरेंस में वो डिसीज से फ्री है। तो आंसर हो जाएगा एटलीस्ट इन अपीयरेंस ही इज फ्री फ्रॉम डिसीज। एटलीस्ट इन अपीयरेंस ही इज फ्री फ्रॉम डिसीज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज सन डाइड दिस गेव हिम अ शॉक ही नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम इट। नाउ वी हैव थ्री सेंटेंसेस, सो आंसर विल बी ही नेवर fully recovered from the shock of his son's death. So what we have used here? We have used a preposition with a noun, from the shock. He never fully recovered from the shock of his son's death. Sentence number 17. He took the law in his own hands. He was not justified in doing so. So answer will be he was not justified in taking the law in his own hands. So we have used here in taking, that means a preposition with a gerund form. He was not justified in taking the law in his own hands. The next sentence is it rained hard, the streets were flooded. The streets were flooded by the heavy rain. The streets were flooded by the heavy rain. The next sentence जो बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से, he made heroic efforts to succeed, he failed. He worked hard a lot, he failed. तो कभी कभी आपको दो ऑपोजिट रिजल्ट्स दिए जाते हैं सेंटेंस में, किसी ने मेहनत करी उसके बाद भी वो फेल हो गया। जिस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो बनते हैं इन स्पाइट ऑफ से। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज हेरोइक एफर्ट्स टू सक्सीड कॉमा ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ हिज हेरोइक एफर्ट्स टू सक्सीड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। याद रखिएगा, इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो ऑपोजिट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यानी हेरोइक एफर्ट्स करने के बावजूद वो फेल हो गया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द वेदर इज प्लेजेंट, इट इज अ लिटिल कोल्ड हाउएवर। द वेदर इज प्लेजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग अ लिटिल कोल्ड। अगेन वी हैव यूज्ड इन स्पाइट ऑफ। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू ऑपोजिट रिजल्ट्स, वी हैव टू ऑपोजिट थिंग्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ। द वेदर इज प्लेजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग अ लिटिल कोल्ड। नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस, ही वॉज रूड, आई टुक नो नोटिस ऑफ इट। तो आंसर हो जाएगा आई टुक नो नोटिस ऑफ हिज रूडनेस। आई टुक नो नोटिस ऑफ हिज रूडनेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज स्टोलन द पर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। देखो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अनडाउटेडली ही हैज स्टोलन द पर्स, बट अनडाउटेडली आपका एडवर्ब है, जो कि एक और मेथड होता है सिंपल सेंटेंस को बनाने का। वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन विद द gerund और preposition with the noun। तो आप कैसे बनाओगे इसको? आप बनाओगे there is no doubt about his having stolen the purse. There is no doubt about his having stolen the purse. What we have used here? Gerund. The next set of sentences, she wants to marry a foreigner. His father is opposed to this. वो एक foreigner से शादी करना चाहती है और उसके father इसके अपोज में है। ठीक है, तो अपोज टू what? उसके शादी करने के, उसके शादी करने के। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे, हर फादर इज अपोज टू, उसके शादी करने, हर मैरिंग अ फॉरेनर। हर फादर इज अपोज टू हर मैरिंग अ फॉरेनर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही एंटर्ड द रूम विद हिज हैट ऑन, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो आंसर हो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज एंटरिंग द रूम विद हिज हैट ऑन। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज entering the room with his hat on. The next set of sentences, he got great honor, he saved the life of the Raja. तो कैसे उसको ऑनर मिला? राजा की जान बचाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा he got great honor by saving the life of the Raja. Next set of sentences, there was an advertisement in the newspaper, his interest was aroused. तो उसका इंटरेस्ट क्यों अराउज हुआ? एडवर्टिजमेंट की वजह से।
तो आंसर हो जाएगा हिज इंटरेस्ट वॉज अराउज्ड बाय एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर. द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस, ही अम्यूज्ड अस वेरी मच, ही sang अ फनी सॉन्ग. तो आंसर हो जाएगा ही अम्यूज्ड अस वेरी मच बाय सिंगिंग अ फनी सॉन्ग. The next set of sentence, the prince was ill, the people heard of it, they crowded to the palace. तो आंसर होगा on hearing the prince's illness, the people crowded to the palace. प्रिंसेस के इलनेस की खबर सुनकर लोगों ने वहां भीड़ इकट्ठा करी. तो on hearing the prince's illness, the people crowded to the palace. The next sentence, the prince recovered, the people received the news, they were very enthusiastic. Enthusiastic का मतलब होता है excited. On receiving the news of the recovery of the prince, the people were very enthusiastic. ठीक है, 28-29 almost similar है. On receiving the news of the recovery of the prince, the people were very enthusiastic. Next sentence is, he makes a lot of money, he buys horses, he sells horses. So he makes a lot of money by buying and selling horses. ठीक है, तो कोई काम हो रहा है किसी काम को करके तो उसके लिए यूज किया जाता है बी बाय बाय. He makes a lot of money by buying and selling horses. The next set of sentence, I saw a soldier, he had a lance in his hand, he had a sword by his side. So I saw a soldier with a lance in his hand and a sword by his side. Next sentence, she stood there for hours, she did not move, she did not speak. So she stood there for hours without moving or speaking. She stood there for hours without moving or speaking. So without is a preposition, moving, speaking is a gerund. So we have used preposition with gerund. Next sentence is, the discovery of his crime was a heavy blow. His reputation suffered, his business decreased. 3 sentences दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा the discovery of his crime was a heavy blow to his reputation and his business. आई विश आपको ये 2 मेथड्स के एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. नाउन्स इन एपोजिशन, फ्रेजेस इन एपोजिशन, प्रीपोजिशंस विद नाउन्स और जेरेंड्स. काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बचे हुए मेथड्स हैं उन 6 मेथड्स में से उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगी. टिल द टाइम आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.